हेलो एंड नमस्ते सभी को। कल मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाना शुरू करा था, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? रासायनिक बंधुता और या रासायनिक आबंध। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले कल आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से मैंने ये क्लास आगे तक पढ़ाई थी, तो जिसमें मैंने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे पाई बॉन्ड बनता है, ये सारा मैं कल पढ़ा चुका था। बट मुझे लगता है नेटवर्क इश्यू से, नेटवर्क ग्लिच से यहाँ पे समस्या हो गई और जो क्लास है वो पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है? कोई बात नहीं, टेंशन ना लीजिएगा। हालाँकि मेरी मेहनत यहाँ पे दुगनी हो गई। मुझे लगता है जो क्लास है वो लगभग मैंने 1 घंटे 20 मिनट की कुछ ऐसे रिकॉर्ड की होगी। जो कि मुझे लगता है हाफ टाइम 40 मिनट करीब की ही रिकॉर्ड हुई थी। ठीक है? कोई बात नहीं, दोबारा से इस पे आता हूँ, मैं आपको दोबारा से टॉपिक पढ़ा देता हूँ, ठीक है? बट हाँ, कल जो लास्ट पढ़ाया था मुझे लगता है ये तो मैंने पढ़ा दिया था कि एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से या हेड ऑन ओवरलैपिंग से, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से आपको जनरली सिग्मा बॉन्ड मिलता है। ठीक है? यहाँ तक मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली थी। और एक थोड़ी-सी करेक्टनेस और करूँगा। फर्स्ट वीडियो के लिए आई कन्वे माय अपोलोजाइज़। उसमें क्या था कि मैंने आपको बताया था कि ये नाभिक है, ठीक है? और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना? हमने देखा था ये न्यूक्लियस है, नाभिक है। इसको प्लीज़ एक बार थोड़ा-सा करेक्ट कर लीजिएगा। वो गलती से बाय मिस्टेक कि न्यूक्लियस में हमने देखा है प्रोटॉन होता है, इसमें प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसपे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल। हालाँकि हर वीडियो में बात बोलता हुआ चल रहा हूँ, बट मैंने वहाँ पे गलती से नेगेटिव लिख दिया। ठीक है? और कई बार ये समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे हिंदी, इंग्लिश दोनों के लिए अपने माइंड को देखो इतनी जल्दी प्रोसेस कराना पड़ रहा है कि हिंदी भी, इंग्लिश भी दोनों ही लेके चलना है, ठीक है ना? तो मुझे लगता है यहाँ पे मैंने उसी वजह से यहाँ पे न्यूट्रॉन को नेगेटिव लिख दिया था, ठीक है? और न्यूट्रॉन नेगेटिव नहीं होता है, आई एम सॉरी, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है? तो ये एक बार ज़रूर ठीक कर लीजिएगा, पहले ही वीडियो में है, ठीक है? तो न्यूक्लियस में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है? उदासीन होता है, उसपे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ठीक है? तो उसको ठीक कर दीजिएगा, अभी एक बच्चे ने बताया, मुझे अच्छा लगा। देखिए, अभी मैंने भी जस्ट शुरू करा है, तो हो सकता है ऐसी कोई कमियाँ हों, तो अगर हैं, तो बता दीजिएगा। अदरवाइज़ मैं अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है भई, जब फर्स्ट टाइम कोई बुक भी छपती है, तो उसमें भी काफ़ी गलतियाँ होती हैं, है ना? बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपने बेस्ट देने की, जितना भी डाटा आपके पास पहुँच रहा है, ये बहुत मतलब मान के चलिए काफ़ी बुकों से, काफ़ी बुक से पढ़ के तब ये डाटा आपको मिल रहा है। कोई गलती हाँ, वर्ड्स की हो सकती है इस तरीके से, बट मैं उसमें पूरा पूरा सुधार करूँगा और जैसे-जैसे टाइम बीतेगा, मुझे पता है मैं और बेहतर यहाँ पे कर पाऊँगा। ठीक है? तो ख़ैर आगे बढ़ते हैं। और कल जो है मैं इसको दुर्भाग्यवश कह सकता हूँ कि भैया इंटरनेट ने साथ नहीं दिया और काफ़ी मैं आगे तक पढ़ा चुका था और जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है? कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आपको फिर से पढ़ा देता हूँ, ठीक है? कांसेप्ट को आगे यहाँ से लेके चलता हूँ। मैं इसको रफ कर देता हूँ, बाकी जो पेज हैं इस वाले पेज को तो मैं यहाँ तक रफ कर देता हूँ और उसके बाद वाले पेज को मैं बाद में एडिट कर दूँगा, मतलब इनको डिलीट कर दूँगा और नए पेज इससे मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है? चलिए, तो समझते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया था एस ऑर्बिटल के बारे में कि कैसे एस ऑर्बिटल, है ना? आपस में ओवरलैप करते हैं और इनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो हेड ऑन होती है, हेड ऑन या फिर कोएक्सियल, है ना? मैंने बताया था हेड ऑन या फिर कोएक्सियल, इसका मतलब ही है कोएक्सियल, मतलब सेम अक्षों से आकर, मतलब ये एक्स एक्सिस से आके मिलेगा और अगर आपस में जुड़ता है तो आपको पता है ये बनाएगा एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? कल ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से कैसा बॉन्ड बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ पे ये एस ऑर्बिटल जिसके पास 3 बीमाएँ हैं, 3 डायमेंशन है एक्स, वाई, जेड, ये एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस से आकर आपस में जुड़ जाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है बात? चलिए, अब ऐसे ही क्या सिग्मा बॉन्ड एस और पी ऑर्बिटल भी बना सकते हैं? तो बिल्कुल चेक करते हैं। ये देखो, ये एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल होता है सममित गोलाकार, ठीक है? एस ऑर्बिटल सममित गोलाकार होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, ये आपको पढ़ाया गया था। मैंने बताया था इसका प्लस फेज है, ठीक है? ये आपके पास पी ऑर्बिटल है, ठीक है? पी ऑर्बिटल है, ये इसका प्लस फेज है, ये माइनस फेज है, ठीक है? तो ये एस ऑर्बिटल हो गया, ये पी एक्स ऑर्बिटल हो गया, एक्स एक्सिस पे है तो इसका नाम हो गया पी एक्स। ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो देखिए ऐसा एक ऑर्बिटल आपको दिखाई देगा, है ना? ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हो जाएँगे, ये देखिए, ठीक है? प्लस फेज और ये माइनस। क्लियर है? अब आप देख सकते हो ये पीएक्स है, तो ये इसका एक्स एक्सिस और एस ऑर्बिटल का एक्स एक्सिस आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। इनके ओवरलैपिंग से बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। किसके बीच में बन रहा है? एस और पीएक्स के बीच में, तो मैं कह सकता हूँ ये बॉन्ड सिग्मा एस पीएक्स है। क्लियर है ना? बहुत सरल सी बात है, ये जनरली हम जानते भी हैं। फिर आप कह सकते हो ये एक्स एक्सिस है, दोनों ही एक्स एक्सिस से आ रहे हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है और जहाँ भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी, सेम अक्षों पे आके ओवरलैपिंग होगी, उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ठीक है? सिग्मा बंध कहेंगे। ठीक? चलिए, क्या ऐसे ही
भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा एस और पी का अगर एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो क्या देना चाहूँगा? इसका एग्ज़ाम्पल भी देख लीजिए। यदि आपके पास एस का मतलब है कोई हाइड्रोजन है और पी का मान लो कोई भी फ्लोरीन मान लो या क्लोरीन मान लो, जो आपकी इच्छा करे। आप जानते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है? परमाणु संख्या 1 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। क्लोरीन इसका परमाणु जो संख्या है 17 होता है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ये आएगा कितना 3s2 3p5 तो आप देख पा रहे हैं इसका s ऑर्बिटल है ना जो क्लोरीन है इसके p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा और आप जानते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है और जिनको ये भी चीज़ समझने में समस्या आती है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? ये 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराएगा और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बच्चों एक बंध। क्या बनता है? एक बंध बनता है, बॉन्ड बनता है। तो ये बहुत सरल सी बात है, जो आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी। ठीक है? तो H और Cl के बीच में बॉन्ड बन गया, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ क्लोरीन के पास ये असंयोजित युग्म जोड़ा भी है, जिसको हम लोन पेयर भी बोलते हैं। ठीक है ना? लोन पेयर बोलते हैं या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, ये सब आप जानते हैं। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बस मैं आपको वर्ड से फ़ैमिलियर करा रहा हूँ। ठीक है? जिसको हम हिंदी में असंयोजित युग्म जोड़ा भी बोलते हैं या फिर इसको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। नॉन बॉन्डेड ये सभी इसके नाम है लोन पेयर के। क्लियर? नॉन बॉन्डेड कह लो, लोन पेयर कह लो या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो। क्लियर है? तो हमें पता चला हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड है ना? तो ये बन जाएगा सिग्मा क्या sp(x). क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब ये जो पेज है मैं ये कहूँगा भई हाँ, ड्यू टू इंटरनेट इश्यू ये मैं पढ़ा चुका था बट ये जो है आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हुआ या फिर किसी कारणवश मुझे लगता है वॉइस ही रिकॉर्ड हुई है, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई है, कोई बात नहीं। तो मैं इसको एडिट कर दूँगा बट फिलहाल मैं आपको आगे पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना? ये जो छूट गया इसको दोबारा से एक बार पढ़ा देता हूँ। चलिए। तो जरा देखिएगा और समझिएगा। हमने देखा s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ भी कंबाइन होकर क्या बना सकता है? सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। क्या p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं? तो यस बना सकते हैं। ये मान लीजिए आप ले रहे हैं px ऑर्बिटल, ठीक है? ये दूसरा भी आप ले रहे हैं px ऑर्बिटल, ठीक है? ये प्लस फेज हो गया, ये माइनस फेज हो गया, ठीक है? ये भी है px ऑर्बिटल। अब ये x एक्सिस और x एक्सिस आपस में कंबाइन हो जाएगा। ये देखो कंबाइन हो गया, ठीक है? ये कंबाइन हो गया। ठीक, ये प्लस फेज़ मैंने बताया था प्लस वाले में जुड़ेगा तो माइनस वाला बैक साइड होगा, क्लियर? या फिर मैं कह सकता हूँ माइनस वाला प्लस वाले से कम भी हो गया होगा, ठीक? अब आप देखेंगे इनके बीच में ये सेम एक्सिस से आ रहे हैं, कोएक्सियली आ रहे हैं और सेम एक्सिस से आके या कोएक्सियल आके जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है? वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। किसकी वजह से बन रहा है? पीएक्स और पीएक्स की वजह से, क्लियर? एग्जांपल के तौर पे उदाहरण के तौर पे आप चाहे फ्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, है ना? क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी देखा 3s2 3p5 ऐसे ही दूसरा क्लोरीन, ठीक है? इसका परमाणु ले लीजिए, एटम ले लीजिए, ठीक है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 3s2 3p5 होगा। अब हम सभी जानते हैं कि क्लोरीन, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? दूसरा भी क्लोरीन है, इसके बाहरी कक्ष में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? अब ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बंध बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा या कोवैलेंट बंध होगा, ठीक है? तो ये बहुत सरल सी बात है जो आप जानते हैं, ठीक है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन गया कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक? और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, किसकी वजह से बना है? सिग्मा px और px। क्लियर? आगे बढ़ें। क्या d ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल भी आपस में सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए ये प्लस फेज है, ये माइनस फेज है और आप जानते हैं ये कौन-सा है? px ऑर्बिटल है क्योंकि x एक्सिस पे होगा। चलिए d के ऑर्बिटल बताइए, d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, आपने पढ़ा था। 3 होते हैं बिटवीन द एक्सिस, 2 होते हैं ऑन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस होते हैं dxy, dyz, dzx और ऑन द एक्सिस होते हैं कौन-कौन से? dx² - y² और dz²। याद कीजिए आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये प्लस फेज हो गया, प्लस फेज हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया। नाम बताइए इसका? इसका नाम होगा dx² - y²। ठीक है? अब ये भी एक्स एक्सिस पे है और ये भी एक्स एक्सिस पे है, सेम एक्सिस से आएगा। तो बार-बार बस यही बात तो बोल रहा हूँ कि जब सेम एक्सिस से आएगा तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगा और जहाँ भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगा वहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है? ये पूरा एक्स एक्सिस से आके ओवरलैप हो जाएगा। क्लियर? ये प्लस फेज, ये प्लस फेज, ये माइनस फेज, ये माइनस फेज, ये फिर प्लस है, सॉरी ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो ये भी माइनस है। क्लियर? हमने पढ़ा था डी ऑर्बिटल के अपोजिट लोब्स जो हैं सेम फेज के होंगे। मैं फेज बोल रहा हूँ, चार्ज और फेज का अंतर मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। जो बच्चे डायरेक्टली यहाँ पे आके देख रहे हैं तो प्लीज एक बार प्रीवियस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखो कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा किसके बीच में? px के बीच में और dx² - y² के बीच में। क्लियर है बात?
चलिए, अब ये कहाँ बन सकता है? तो देखो बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली धातु होते हैं, मेटल होते हैं जैसे Fe और P मतलब मान लो यहाँ क्लोरीन है ना? हम जानते हैं जो Fe है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 3d6 4s2 और जो क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं 3s2 3p5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी को निकालना सिखा चुका हूँ। 26 होता है निकाल के देखेगा, 17 होता है निकाल के देखेगा और मुझे पता है कई काफ़ी बच्चों को डायरेक्टली ये याद भी होंगे। तो Fe और Cl आपस में जुड़ जाएँगे और ये क्या बन जाएगा FeCl3। तो FeCl3 के बीच में जो बॉन्ड होगा ये कौन-सा होगा? अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा तो ऑब्वियस बात है P और D ऑर्बिटल की वजह से बन रहा होगा। तो सिग्मा पीडी बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। ठीक है? अगर कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बन रहा होगा, हालाँकि आयनिक भी होता है, ध्यान में रखिएगा और आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का अंतर हम देखेंगे चैप्टर के बाद वाले पार्ट में। खैर, फिलहाल के लिए इतनी बेसिक बातें आपके समझ में आ रही होंगी। ठीक है? क्या डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं? जल्दी से देखते हैं। क्या एक डी ऑर्बिटल क्या दूसरे डी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है? चलिए जल्दी से देखिए। क्या एक डी ऑर्बिटल दूसरे डी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है? जल्दी से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है? ये इसका प्लस फेज़ है, ये प्लस है और ये वाला माइनस फेज़ है, ये माइनस है। सिमिलरली प्लस, प्लस, माइनस, माइनस ऑन द एक्सिस मतलब ये दोनों एक्सिस पे है और ऑन द एक्सिस कौन-सा ऑर्बिटल होता है? तो आप जानते हैं डी का x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है। फिर वही बात, जो बच्चे डायरेक्टली यहाँ आ गए, कृपया एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्लास को देखते हुए आएँ, समझ में आ जाएगा डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है ना? इसलिए भैया बार-बार प्रीवियस पढ़ना ज़रूरी है। मैं इसको एक चीज़ और कर देता हूँ, इन वालों को प्लस कर देता हूँ क्योंकि प्लस फेज़ होने चाहिए, ठीक है? और इन वाले को माइनस होना चाहिए। ठीक है? व्हाई? क्योंकि प्लस वाला प्लस से ऐड होता है, इसलिए मैं इसको प्लस कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये प्लस फेज़ है, प्लस में जाके जुड़ेंगे, तो आपको पता है ये डी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो जाएँगे कोएक्सियल मतलब ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस आपस में आके जुड़ जाएँगे, कोएक्सियल कंबाइनिंग होगी और कोएक्सियल कंबाइनिंग से आप सभी जानते हैं कैसा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो क्या डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल आपस में मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं? तो इसका आंसर मिलेगा हाँ जी, बिल्कुल बनाते हैं और हमने बना के भी देखा है। क्लियर है? तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। क्लियर? चलिए, अब ये कहाँ हमें देखने को मिलता है डी ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना? इसका नाम क्या हो जाएगा सिग्मा डी डी, है ना? अब ये कहाँ देखने को मिलेगा? जनरली मेटल मेटल के बीच में जहाँ बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड कौन-सा होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा डी डी बॉन्ड होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे Fe2CO9 वगैरह आप इसमें देखते हैं कि मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड है, वो कौन-सा होगा? सिग्मा डी डी बॉन्ड होगा। ठीक है? तो ये था हमारा सिग्मा बॉन्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों पाई बॉन्ड। ठीक है? पाई बंद देखते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? ठीक है? इसे ऐसे पाई भी लिखते हैं, ठीक है? पर ये वो वाला पाई नहीं होता जो 22/7 है, आप जानते हैं, ये सिंपल पीआई पाई या ये वाला पाई लिखा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कांसेप्ट्स को। अच्छा मैं पेज ऐड कर दूँ, जब ये नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा, ठीक है? चलिए, तो पाई बॉन्ड के बारे में समझते हैं। पाई बॉन्ड क्या होता है? देखो, ये बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। क्या होता है? समझते हुए चलिएगा, हिंदी माध्यम वाले बच्चे टेंशन ना लीजिएगा, साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है? अगर एक ही लैंग्वेज में समझाना होता है तो देखो वो बहुत ईज़ी होता है। कई बार होता है कि मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा होता हूँ हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी, क्योंकि देखो इतना समय मेरे पास भी नहीं है कि मैं दोनों के लिए अलग-अलग, है ना, रिकॉर्ड कर पाऊँ। बहुत टाइम लगता है भई और 1 घंटा के मतलब 2 घंटे मान के चलिए दिन में हो जाता है और फिर अपलोड वगैरह भी करता हूँ, तो उसमें भी 15-20 मिनट लग जाते हैं, है ना? तो बेसिकली कोशिश यही है कि एक ही क्लास चले, आप दोनों हिंदी, इंग्लिश माध्यम वाले किसी बच्चों को कोई समस्या ना आए, एक ही क्लास में दोनों को समझ में आ जाए, क्योंकि और भी सारा वर्क है, ठीक है? तो खैर साइडवेज ओवरलैपिंग या फिर इसको हम लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ठीक है? लेटरल ओवरलैपिंग मतलब समझिएगा, साइडवेज मतलब जो साइड से ओवरलैप कर रहा हूँ, लेटरल मतलब जो सतह से ओवरलैप कर रहा हूँ, सतह आपस में जुड़ रही हूँ। कैसे जुड़ रही हूँ समझते हैं। पाई बॉन्ड बनता कैसे है? देखिए, हमने देखा p का जो x ऑर्बिटल है ना? वो तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो p के पास 2 ऑर्बिटल और होते हैं, py और pz भी, ठीक है? ठीक है? अब ज़रा देखिएगा, ये प्लस वाला फेस प्लस वाले फेस की तरफ झुक जाएगा, कुछ ऐसा आपको देखो नज़र आएगा। ठीक है? और माइनस वाला माइनस की तरफ झुक जाएगा, आपको पता है सेम फेज आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये झुक जाएगा या जुड़ जाएगा ऐसा समझ लीजिए और इनके बीच में एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी होगी, ठीक है? अंतः नाभिकीय अक्ष बोल सकते हैं इसे, ठीक है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है? ये सिंपल सा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या अंतःनाभिकीय जो अक्ष है, इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब बहुत सरल है कि भैया जहाँ भी पाई बॉन्ड बनेगा, देखो पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। साइडवेज क्यों? क्योंकि प्लस का ये वाला साइड माइनस के वाले साइड से ओवरलैप हो गया। इसे हम लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं कि प्लस की ये वाली सतह इस वाले प्लस से जुड़ गई और माइनस वाली सतह इस वाले माइनस वाली सतह से जुड़ गई। ठीक है? ये साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, साफ-साफ आपको दिख रहा है। क्लियर? तो ऐसी साइडवेज ओवरलैपिंग जहाँ भी होगी वहाँ कौन-सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। बन किसकी वजह से रहा है? भई ये आपने p का y ऑर्बिटल लिया, ये भी आपने p का y ऑर्बिटल लिया, तो पाई पी वाई से पाई बॉन्ड बन रहा है। मतलब पाई 2 वाई पी वाई ऑर्बिटल आपस में मिलके पाई बंध बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? साइडवेज ओवरलैपिंग से। अब मेन बात ध्यान में रखनी है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बहुत सरल है। आप जानते हैं
अगर एक सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम सिग्मा लिखते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो हम कहते हैं एक सिग्मा है दूसरा पाई है। पहले हम सिग्मा ही लिख रहे हैं, मतलब पाई बॉन्ड बनने से पहले वहाँ सिग्मा बॉन्ड मौजूद होगा। तो ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है कुछ नहीं है, आपका सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। अगर जैसे ट्रिपल बॉन्ड लिखता हूँ तो आप जानते हैं इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, ठीक है? जैसे कहीं पे क्वाड्रुपल बॉन्ड भी बनता है, 4 बॉन्ड भी बनते हैं, तो सिग्मा पाई पाई उसके बाद जो आता है वो डेल्टा बॉन्ड आता है। क्लियर है ना? चलिए, तो इतनी बात मुझे लगता है आपकी सभी के समझ में आई है कि साइडवेज ओवरलैपिंग जब भी होती है उससे कौन-सा बॉन्ड बनेगा? उससे पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बंध बनेगा। क्लियर है? अब ज़रा समझिएगा कि भैया सिग्मा बॉन्ड पहले क्यों बना देन पाई बॉन्ड क्यों बना? हालाँकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। देखो, मैंने ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछ रखा है कि बताइए पी के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये डंबल होते हैं, है ना? ये डंबल शेप के होते हैं, पी के 3 ऑर्बिटल डंबल शेप के होते हैं। ये हो गया पी एक्स ऑर्बिटल, है ना? ये हो गया पी वाई ऑर्बिटल, ठीक है? और ये हो गया पी जेड ऑर्बिटल। पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है? मतलब ये स्क्रीन से बाहर निकल रहा होगा, ये वाई एक्सिस पे तो पी वाई इसका नाम हो गया, है ना? ये पी एक्स ऑर्बिटल हो गया। मैंने क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा हुआ है, बताइए कि भई ये 3 ऑर्बिटल जो हैं, इनकी शेप होती है डंबल, है ना? डंबल शेप होती है इनकी। बट एटम जो होता है हमारा परमाणु, भई परमाणु के अंदर ही तो ये ऑर्बिटल मिलेंगे। अब हमारा एटम तो गोल होता है, मतलब गोल का मतलब स्फीयर होता है ना? इंग्लिश वालों के लिए स्फीयर, हिंदी माध्यम वालों के लिए गोल। गोल होता है, 3D होता है। पर और ये डंबल होते हैं, तो कैसे उस गोले के अंदर ये डंबल फिट होते होंगे, है ना? तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में दे चुका हूँ कि भई यहाँ पे लगता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का सिद्धांत लगता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का सिद्धांत लगता है। और इस सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से समझना है कि ये जो ऑर्बिटल हैं, ये जनरली अलग-अलग नहीं होते एटम के अंदर, ये तीनों एक साथ कंबाइन होते हैं और देखो तीनों कंबाइन होके कुछ ऐसे नज़र आएँगे, ध्यान से समझना। ये देखो, ऐसे नज़र आएँगे, 3D, है ना? ये 3D ऐसे नज़र आएँगे। तो एटम के अंदर ये ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होते हैं, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्लियर है बात? चलिए, इसका ये प्लस फेज़ होगा क्योंकि P ये देखो वाई एक्सिस है, मान लो ये वाली एक्स एक्सिस है और ये स्क्रीन से बाहर निकल रही है, ये जेड एक्सिस है। मजबूरी है, हमारा जो बोर्ड है ये 2D प्लेन है, 3D प्लेन को बनाना है तो जेड को ऐसे ही बनाना पड़ेगा, मजबूरी है समझिए। ये प्लस फेज़ है तो उल्टा वाला माइनस, ये प्लस है तो ये होगा माइनस और ये भी प्लस है तो ये होगा माइनस। तो ये P के 3 ऑर्बिटल आपको ऐसे दिखाई देते हैं एक साथ, क्या सुपर इम्पोज़ होके, मतलब एक साथ ये सुपर इम्पोज़ होके इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब जरा इनकी आउटर कवरिंग को मिला के देखिए, मतलब इनके अगर सर्कमफ्रेंस को अगर आप जोड़ के देखेंगे, परिधि को जोड़ के देखेंगे, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये तो बिल्कुल एक स्फीयर बना रहे हैं, गोला बना रहे हैं। क्लियर है बात? तो इसीलिए एटम भी क्या होता है? गोल होता है क्योंकि उसके अंदर के ऑर्बिटल भी क्या होते हैं? सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल से क्या होते हैं? गोल होते हैं, पूरे गोल होते हैं। क्लियर? अब जरा समझिएगा कि पहले सिग्मा बॉन्ड क्यों बना है? तो मान लीजिए ये एक पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑर्बिटल किसी दूसरे ऑर्बिटल से अगर आपस में आके जुड़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ये देखिए, ये दूसरे p के ऑर्बिटल हैं, क्लियर? अब आपको पता है ये वाली x एक्सिस है, तो उसमें p का प्लस फेज़, माइनस फेज़, ये वाला p y है, ध्यान से सुनिएगा, ये y ऑर्बिटल है, तो मैं इसको p y लिख देता हूँ, ये इसका प्लस फेज़, ये माइनस फेज़ और आप जानते हैं ये बाहर निकलता हुआ स्क्रीन से, ये z एक्सिस होगा, ठीक है? तो इसका प्लस फेज़ और ये इसका माइनस फेज़। अब ज़रा देखो, ये एक एटम है, ये एक परमाणु है, दूसरा परमाणु है, ये दूसरे के एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, या मैं फिर मैं बोलूँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार्बन ही ले लीजिए, आप जानते हैं कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और सबसे सिंपलेस्ट इसमें जो यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, वो आप जानते हैं C2H2 होता है, जिसको हम इथाइन भी कहते हैं, ठीक है ना? इथाइन भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे कार्बन-कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, वो कैसे बनेगा? तो पहले बनेगा सिग्मा बॉन्ड, फिर बनेंगे बाकी 2 पाई बॉन्ड, कैसे? तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस के पास पहले आके जुड़ेगा, तो देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो मैंने बोली, क्या बोला? अंतःनाभिक अक्ष जो बोले, वो कब बनेंगे? जब एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस आपस में आके जुड़ेंगे। एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस आपस में आके जुड़ेंगे। जब ये जुड़ेंगे तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे पहले बनेगा सिग्मा बॉन्ड। आपको पता है जब कोई सेम एक्सिस से आके जुड़ता है तो क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस मतलब ये पी एक्स, ये इस वाले पी एक्स के साथ कंबाइन हो रहा है और आपको पता है जब सेम एक्सिस से कंबाइन होता है तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनेगा? सिग्मा पी एक्स पी एक्स। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद कौन ऑर्बिटल बच रहे हैं? देखो ये ऑर्बिटल अब भी खाली बच रहे हैं, है ना? मैं थोड़ा-सा इसको ढंग से बनाता हूँ। ठीक है? ये ऑर्बिटल और देखो ये वाला ऑर्बिटल अब भी खाली पड़ा है। ठीक है? ऐसे इसमें देखो ये ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल अब भी खाली पड़ा है ना? अब हमें पता है ये एक्स एक्सिस पे आके जुड़ गया जिसका नाम बना सिग्मा पीएक्स पीएक्स, ठीक है? सिग्मा पीएक्स पीएक्स मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है? इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे बना है सिग्मा पीएक्स पीएक्स, क्लियर? तो यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा पीएक्स और पीएक्स। अब आप जानते हैं प्लस फेज है आपस में जुड़ गया, ये माइनस वाला माइनस से जुड़ गया। अब आपको पता है ये वाला प्लस फेज बचा है, ये वाला माइनस बचा है, मतलब पी वाई बचा है और पी जेड बचा है। इतनी बात आपको पता है। एक्स वाले तो आपस में जुड़ गए, अब ये वाई और जेड बचे। अब देखो ये वाई वाला इस वाई वाले के साथ साइडवेज ओवरलैप कर लेगा। क्लियर है बात? ऐसे ही ये देखो ये वाई वाला इस वाले वाई के साथ ओवरलैप कर लेगा क्योंकि आप जानते हो ये वाली वाई एक्सिस है, ये वाई अक्ष है।
ये वाई अक्ष है, वाई एक्सिस है, ठीक है? तो ये साइडवेज ओवरलैप करेगा और जब ये साइडवेज ओवरलैप करेगा तो आपको पता है आधा प्लस ऊपर, आधा प्लस नीचे, दैट मीन्स आधा-आधा बन रहा है, साइडवेज से बन रहा है और साइडवेज से कौन-सा बनता है? पाई बॉन्ड, तो इस वाले का बॉन्ड का नाम क्या होगा? पाई पी वाई। तो आपको समझ में आ गया पहले हमेशा कौन-सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपस में आके जुड़ेंगी, है ना? अंतःनाभिकीय अक्ष आपस में आके जुड़ेंगे, जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे। इसके बाद जब ये साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो उससे पाई बॉन्ड बनेगा। अब मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ और पीजेड भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है? ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है? चलिए, आप देखो यहाँ पे ये वाला प्लस, ये पीजेड है ना, हम जानते हैं पीजेड है, ये इस वाले पीजेड से देखो कंबाइन होगा साइड से और ये वहां से ये वाला माइनस फेस यहाँ कंबाइन होगा। तो आप देख रहे हैं ये भी साइडवेज कंबाइन हो रहा है, साइडवेज कंबाइन हो रहा है, तो ये भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई कौन सा? पीजेड पीजेड। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हमारे पास जनरली इन जनरल कह सकता हूं कि सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? पीएक्स बनाएगा। फिर पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा पीवाई वाला और पाई बॉन्ड बनाएगा पीजेड वाला। क्या रीजन है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कैसे? कोएक्सियल ओवरलैपिंग से और पाई बॉन्ड बन रहा है साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो पहले क्या देखा कि हमेशा कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद कौन से बॉन्ड बनेंगे? पाई बॉन्ड बनेंगे, जो कि साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेंगे। आई थिंक इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। क्लियर है बात? तो हमने देखा पाई बॉन्ड किस तरीके से बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, ये हमने समझा साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। तो देखना एक बात ध्यान में रखना कि जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग करोगे तो सेम ऑर्बिटल्स के बीच में करोगे। क्लियर है? अगर आप साइडवेज ओवरलैपिंग मान लो मैं एक ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पी वाई ऑर्बिटल, ठीक है, और दूसरा ले रहा हूँ पी एक्स ऑर्बिटल, क्या पी वाई और पी एक्स ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बना पाएंगे? है ना? क्या पी वाई और पी एक्स ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बना पाएंगे? तो इसका बहुत सरलतम उत्तर होगा कि सर ये आपस में कभी भी बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और कल भी पढ़ाया था परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल, है ना? ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल बोलते हैं। और या फिर याद कीजिए इसको मैंने परपेंडिकुलर भी बोला था, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब समलंब होता है, 90 डिग्री का जो कोण बनाते हैं, ठीक है, समलंब भी कहते हैं आई थिंक, ठीक है, 90 डिग्री का जो कोण बनाते हैं उसको परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल बोलते हैं। और ऑर्थोगोनल कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होती है, दैट मींस साई स्क्वायर होता है, ये हमेशा कितना होता है? 0 होता है ना? और ऐसे ही पता चल रहा है कि भाई वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये आपस में कभी कंबाइन हो नहीं पाएंगे, कंबाइन होंगे नहीं तो कभी भी यहाँ बॉन्ड बनेगा नहीं, कभी भी यहाँ बंद बनेगा नहीं। क्लियर है ना बात? तो ऑर्थोगोनल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कंडीशन हमेशा नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 1 होती है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता 1 होती है, अधिकतम होती है ना? तो कभी भी ऑर्थोगोनल कंडीशन ना हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक? तो आई थिंक इतनी बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी, कैसे हम सिग्मा या फिर पाई बॉन्ड जो है बनाते हैं। चलिए, आगे कुछ और बातों को समझ लेते हैं। अच्छा, काफ़ी बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज़्यादा मजबूत है ना? सिग्मा बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग है या फिर पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब कौन ज़्यादा प्रबल है, सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड? तो सिंपल सी बात है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पाई बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जब ओवरलैपिंग होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा ये पी एक्स ऑर्बिटल से कोएक्सियली ओवरलैप कर रहा है ना? कोएक्सियल ये जुड़ रहा है, ठीक है? जब ये कोएक्सियली जुड़ रहा है तो यहाँ पे देखूंगा एक ही जगह पे ये ऑर्बिटल जुड़ जाएगा, है ना? इसको हम बोलेंगे वन ओवरलैपिंग जोन, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग जोन, वो जगह जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ही जगह ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैपिंग जोन कितना आया? 1 आया। और जिसके पास एक ही ओवरलैपिंग जोन होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि आप देख रहे हो पाई के जो ओवरलैपिंग जोन है वो बट गए, आधा ये ऊपर बढ़ जाता है हमने देखा और आधा ये नीचे बढ़ जाता है ना? इसकी मान लो जो ऊर्जा है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, है ना? तो इसीलिए इसके ओवरलैपिंग जोन कितने बन गए? आधा ऊपर और आधा नीचे, मतलब ओवरलैपिंग जोन कितने हो गए? 2 हो गए। तो मैं यहाँ से ये भी समझ सकता हूँ कि जो ओवरलैपिंग जोन है वो V समानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? या मैं बात करूँ स्ट्रेंथ के, है ना? स्ट्रेंथ के। कौन ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है, किसकी ज्यादा प्रबलता है, ठीक है? तो जिसके ओवरलैपिंग जोन कम होंगे, ऑब्वियस बात है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसे भी इस बात को समझ सकता हूँ। तो ध्यान रखना है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा प्रबल होता है, मजबूत होता है, स्ट्रेंथ होता है, ठीक है? उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मतलब सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए होगी पाई बॉन्ड से। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको कुछ बातें और ध्यान में रखनी चाहिए। क्या-क्या बातें हैं? जरा ध्यान से एक बार सुनिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ट्रिपल बॉन्ड अधिक मजबूत होगा, है ना? देन डबल बॉन्ड, देन सिग्मा बॉन्ड, ये तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, तो ये कम मैं बोलूँ उसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा चाहिए होगी, ठीक है? इसके बाद जहाँ पे डबल बॉन्ड है, वहाँ पे सिग्मा के साथ पाई भी है क्योंकि एनर्जी सिग्मा को तोड़ने के साथ-साथ पाई को तोड़ने के लिए भी चाहिए, है ना? तो इसलिए ज़्यादा मजबूत होगा, इसको तोड़ने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा, पाई है, तो आप जानते हैं यहाँ सिग्मा के साथ 2 पाई बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पे ऊर्जा और अधिक लगेगी, है ना? तो मैं इसको कह सकता हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए? 1 किलोग्राम, है ना? या 1 किलोग्राम की जगह 1 मोल कहूँगा, 1 मोल
किसी भी चीज को तोड़ने के लिए जो आपको ऊर्जा देनी पड़ती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसी को कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को जो तोड़ने की ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। किसके लिए निकालते हैं, 1 मोल के लिए निकालते हैं। क्लियर है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, देन डबल बॉन्ड के लिए, देन सिंगल बॉन्ड के लिए। रीजन आपको दे ही चुका हूं। तो ऐसे जनरल सिंपल से प्रश्न पूछते हैं, ये भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। क्लियर है। तो आई थिंक सिग्मा पाई बॉन्ड समझ में आया। अच्छा, पाई बॉन्ड और भी देख लेते हैं कहां कहां बनता है। देखिए ये पी वाई ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, प्लस फेज माइनस फेज वाई एक्सिस पे बन रहा है, डबल शेप है पी वाई। ठीक है, और डी का ऑर्बिटल ले लेते हैं। क्या पी और डी भी पाई बॉन्ड बना पाते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो हमने पढ़े थे डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में, अक्षों के बीच में। तो एक्स और वाई एक्स के बीच में है तो इसका नाम हो जाता है डी एक्स वाई, है ना। ये इसका प्लस फेज है, ये उल्टा वाला प्लस होगा, ये माइनस है तो ये वाला भी कैसा होगा, माइनस होगा। अब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो बेटा जी प्लस वाला प्लस में जुड़ेगा, माइनस वाला माइनस में जुड़ेगा। और आपको पता है देखो ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये होगी इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि पहले तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, ये तो अभी पढ़ा। ठीक है ना, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा। उसके बाद ये देखो साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा, पाई बॉन्ड बन रहा होगा, है ना सरल। चलिए ये देखो सेम आपस में जुड़ गए, प्लस वाला यहाँ जुड़ गया, माइनस वाला माइनस में जुड़ गया। तो आप देख रहे हैं ये बन गया कैसा, पाई बॉन्ड, क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है, आधा ऊपर आधा नीचे, 2 ओवरलैपिंग जोन बन रहे हैं। तो ये क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, पाई बंद होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है। इसका नाम बताइए, इसका नाम हो जाएगा पाई पी वाई डी एक्स वाई, है ना। ऐसे ही आप अगर मान लीजिए पाई का पी जेड ले रहे हैं तो डी एक्स जेड करके ऑर्बिटल ले लीजिएगा। क्लियर है। तो पाई बॉन्ड पी और डी के बीच में भी बन जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल बहुत ही सरल है कि भैया जहां पे पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में, मतलब इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल अगर आप लेके चलें तो आप कह सकते हैं एक कंसेप्ट है जैसे कहते हैं सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म, सिनर्जिज्म का मतलब ये होता है, इसको हम सिंपल बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, है ना। बैक बॉन्डिंग हिंदी माध्यम वाले के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बैक बॉन्डिंग का क्या मतलब है, हम जानते हैं कि मेटल जब बहुत ही कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मतलब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बहुत कम होती है, मतलब -0 1 या +1 होती है। तो आपको पता है ऐसी कंडीशन में अगर साइनो जैसे ग्रुप लगे होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। ऐसी कंडीशन में मेटल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को वापस दे देता है, इलेक्ट्रॉन को वापस दे देता है, और इसी को हम कहते हैं सिनर्जिज्म या फिर बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इतना डीप में मत जाइए, मेन बात को यहाँ समझिएगा क्या, कि यहाँ पे जब कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना होगा, सिग्मा बॉन्ड बना होगा, जब वापस से इलेक्ट्रॉन दे दिए तो डबल बॉन्ड बन गया, दैट मींस वो पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा, मेटल कौन सा होगा, डी ऑर्बिटल का मेटल होगा। ठीक है ना, डी ब्लॉक के मेटल होंगे, जैसे कोबाल्ट हो गया, ठीक है ना, आयरन हो गया, आप सभी जानते हैं इनके पास डी ऑर्बिटल होगा। और यहाँ कार्बन है तो उसके पास पी ऑर्बिटल होगा। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है ना, पहले एक सिग्मा बॉन्ड उसके बाद पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड बन रहा होगा किसकी वजह से बन रहा होगा, मेटल के डी और कार्बन के पी ऑर्बिटल की वजह से। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्या, पाई पी डी। क्लियर, तो पी और डी ऑर्बिटल भी मिलकर पाई बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, क्या डी और डी ऑर्बिटल भी मिलकर पाई बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसका आंसर भी मिलता है यस सर, बिल्कुल बना सकते हैं। डी के 2 ऑर्बिटल लीजिए जो बिटवीन द एक्सिस है। ठीक है, डी के 2 ऑर्बिटल लीजिए जो बिटवीन द एक्सिस है। चलिए ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसका नाम x, इसका नाम y, सेम इसका नाम x, इसका नाम y। तो x और y के बीच में है तो इसका नाम हो जाता है डी एक्स वाई, और ये भी क्या है, डी एक्स वाई। ठीक है, ये प्लस फेज है तो ये प्लस होगा, ये माइनस है तो माइनस होगा। सिमिलरली फॉर दैट प्लस एंड प्लस, ये माइनस एंड माइनस। आपको पता है अब ये साइडवेज ओवरलैप कर सकता है, और इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिख रही है एक्स एक्सिस। तो बेटा जी आप जब यहाँ पे बनाएंगे, बनाइए इसको जल्दी से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये माइनस वाला माइनस के साथ सिमिलरली यहाँ, और ये प्लस वाला प्लस के साथ देख पा रहे हैं। तो साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। साइडवेज ओवरलैपिंग कौन सा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड, और किसकी वजह से बन रहा है, डी एक्स वाई, और डी एक्स वाई की वजह से बन रहा है। ठीक है, तो काफी सारे मेटल भी ऐसे होते हैं जो आपस में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जो बन रहा होगा कैसे बन रहा होगा, ऑब्वियस बात है पाई डी वाई से बन रहा होगा। बट डी एक्स वाई से बन रहा होगा। बट एक बात ध्यान में रखनी है कि वो मेटल कौन सा होना चाहिए, डी ब्लॉक का मेटल होना चाहिए, मतलब उनके पास डी ऑर्बिटल तो हो, है ना। तो डी ब्लॉक का मेटल, वो डी ब्लॉक का धातु होना चाहिए। आई थिंक इतनी बात सभी को क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट समझते हैं क्या है। अगला कंसेप्ट जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज, इट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम सिंपली भाषा में बोलते हैं संकरण। ठीक है, हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो सिलेबस में अब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण निकालना सीखते हैं, ज्यादा डेप्थ में तो उसको सीखने की जरूरत नहीं है। मेन आप सीख लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन निकलता कैसे है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, संकरण हम कैसे निकालते हैं, सिंपल सिंपल तरीके से इसको निकालना सीखते हैं। देखो सबसे पहली बात, संकरण का मतलब क्या होता है।
ऐसी कंडीशन जहां पे ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हो, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बोल सकता हूं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को जनरली हाइब्रिडेशन बोला जाता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब एक ध्यान रखना, ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग तो कर रहे हो, बट इन ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, लगभग ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं सेम एनर्जी होनी चाहिए, है ना। ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, इनकी सेम एनर्जी होनी चाहिए। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए ऑर्बिटल को जो आपस में मिला रहे हो ना, इंटरमिक्स करा रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण बोलते हैं। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं, और इनकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो भी बराबर होनी चाहिए। मतलब जिन ऑर्बिटल को आपस में मिला रहे हो, उनकी ऊर्जा भी लगभग बराबर होनी चाहिए, या फिर इतनी ऊर्जा उस जब हाइब्रिडेशन हो रहा है तो एटलीस्ट वहां पे इतनी ऊर्जा तो होनी चाहिए कि दोनों ऑर्बिटल जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उनकी ऊर्जा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या फिर लगभग सेम हो जाए। क्लियर है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, ये क्या है, लगभग यहाँ पे मैंने आपको बताया, जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो लगभग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये मेन बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अच्छा, दूसरी बात, ये कैसा फिनोमेना है, अगर मैं इस फिनोमेना की बात करूं कि हाइब्रिडेशन कैसा है, क्या ये रियल कंसेप्ट है, नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है नहीं होता है, इसको हम एग्जैक्टली नहीं जानते, बट हाँ मान के चलते हैं कि ऑर्बिटल इसी तरीके से कंबाइन होते होंगे। क्लियर है बात, ठीक है जी। चलिए, अब कुछ बातों को और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। हाइब्रिडेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, वे ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे जिनकी ऊर्जा लगभग लगभग सेम होगी, और ये कैसा एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा होता होगा, बट एक हाँ, एक जनरली मान के चलो, एक थ्योरी बना दी है कि हाँ भाई ऐसे जो है कंबाइनिंग होता होगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद कई बार पूछा जाता है कि हाइब्रिडेशन जनरली कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, लिनस पॉलिंग के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है। लीनियर पॉलिंग कहूंगा, और इनके बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, इनके द्वारा जनरली हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट जो है दिया गया था, ठीक। अच्छा, लिनस पॉलिंग को ध्यान में रखना, इनको कई बार ना फादर ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जो अकार्बनिक आप रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं, इनका जनक भी इनको कहा जाता है, किसको, लिनस पॉलिंग को। तो जनरली इन्हीं के द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो खैर मुझे नहीं लगता पूछना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि मेन बात ये है, कंपटीशन एग्जाम में जनरली एलिमिनेट करना है, तो जनरली क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द फंडा, है ना, किसके पीछे क्या फंडा है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन किस किस तरीके देखने को मिलते हैं, मान लीजिए एक एस ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है पी ऑर्बिटल के साथ, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे sp हाइब्रिडेशन। ऐसे ही आपने देखा sp2 हाइब्रिडेशन होता है, sp3 संकरण होता है ना, इस तरीके से आपने संकरण जो है देखा है, ठीक है। चलिए जल्दी समझते हैं हाइब्रिडेशन में एक्चुअली होता क्या है। तो देखो, एक एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोल होता है, जरा बात को समझना, ठीक है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, हालांकि इतना डीप में मुझे नहीं पढ़ाना है, मेन बात को बस यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो हाइब्रिडेशन खुद में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, 2-3 क्लास या 2-3 घंटे का टॉपिक आराम से मान के चलिए, ठीक है। बट मेन मेन आइडिया लेना है हमें, हाइब्रिडेशन जनरली होता क्या है, ठीक। तो एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये आपस में कंबाइन होंगे, तो आपको पता है भाई, ये एक्स एक्सिस से आना चाहिए, और ये भी पी एक्स ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाला पी एक्स ऑर्बिटल होगा, सेम एक्सिस से आ रहे हैं, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि प्लस फेज आपस में आगे जुड़ेंगे और इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आपको मेन बात जो ध्यान में रखनी है कि हाइब्रिडेशन होने के बाद जो नए ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, जिसको हम कहेंगे संकरित ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनका जो शेप होगा वो सेम होगा, मतलब ये ना एस होगा ना पी होगा। अब ये क्या आ गया, अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, अभी एस पी ऑर्बिटल हो जाएगा, मतलब जो एस ऑर्बिटल गोल था, पी ऑर्बिटल डंबल था, अभी ये गोल और डंबल नहीं रहेगा, अभी एस पी ऑर्बिटल हो जाएगा। दैट मींस दोनों को लोब जो है वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों के लोब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मतलब ये प्लस वाला प्लस से जुड़ा है, तो नेट जो लोब है वो प्लस में ही दिखाई देगा, ठीक है। माइनस वाला लोब बनाना चाहे तो छोटे छोटे माइनस लोब यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, ठीक है, पर उनको इतनी समझने की आवश्यकता नहीं है, बस मेन बात को ये समझिएगा कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिडेशन होता है, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल गोल था और पी ऑर्बिटल कैसा था, डंबल था, जब भी दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ऑब्वियस बात है एक अलग सी शेप बननी चाहिए, बट नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी बनते हैं तो उनकी जो शेप है वो कैसी होती है, लगभग बराबर। तो मैं कह सकता हूँ उनकी शेप सेम होती है, शेप होती है सेम, साथ में जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, ये भी सेम होती है, एनर्जी इज ऑल्सो सेम, ये भी बात ध्यान में रखना, ठीक है। समान ऊर्जा और समान आकार के बनते हैं, मेन बात क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे, संकरित जो ऑर्बिटल बनेंगे, उनकी समान ऊर्जा होगी, समान आकार होगा। क्लियर है बात। अब जरा समझते हैं ये sp हाइब्रिडेशन कहां देखने को मिलता। हाँ जी, तो उदाहरण भी देख लेते हैं जल्दी से। sp संकरण का क्या उदाहरण हो सकता है, तो उसके उदाहरण के तौर पे मैं ले सकता हूँ BeCl2। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड अगर देखूं, आप सभी जानते हैं बेरिलियम के पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये होगा 2s2, और जो क्लोरीन है आप जानते हैं इसका होगा 3s2 3p5, है ना। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन किस तरीके से होगा, संकरण किस तरीके से होगा, समझिएगा। आप जानते हैं बेरिलियम के पास s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल ऐसे होगा, फिर इसके बाद दो क्लोरीन है, तो देखो एक क्लोरीन ये रहा,
एक क्लोरीन हीरा, मतलब ये क्या है, क्लोरीन के पी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये संकरण हो रहा है तो ये आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं और संकरण होने के बाद मैंने बताया क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकृत ऑर्बिटल बनते हैं। और जो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, संकृत ऑर्बिटल जो बनेंगे बच्चों, मैंने बताया इनका सेम एनर्जी होगा, सेम इनका शेप होगा, मतलब इनकी ऊर्जा समान होगी, इनका आकार भी समान होगा। और ये जो ऑर्बिटल बना है ये होगा sp ऑर्बिटल। ध्यान में रखना है कौन सा कौन सा ऑर्बिटल होगा, ये कौन सा संकृत ऑर्बिटल होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा sp। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हाइब्रिडेशन होने के बाद, संकरण होने के बाद जो आपके ऑर्बिटल बन रहे हैं उनका आकार और ऊर्जा क्या जाती है, सेम हो जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे बेरिलियम क्लोराइड किस तरीके से बनता होगा। तो हम जानते हैं बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है, ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि इसको हम वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेथड से भी पढ़ सकते हैं, बट वही कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो भी देखिए बच्चों कि 75 मार्क्स के लिए मुझे कितना पढ़ना है ना। क्या वीबीटी एग्जाम में आ सकती है, वीबीटी भी एक बार जल्दी से मैं बता दूंगा किस तरीके से हम वीबीटी करते हैं। बट जल्दी से देखिए कि बेरिलियम जिसका परमाणु संख्या 4 है, आप जानते हैं इसके पहले कक्ष में 2 है, बाहरी कक्ष में 2 है। दैट मीन्स जितने बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है मैं उनको लिख देता हूँ, ठीक है। बाहरी कक्ष में 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। हम जानते हैं क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बेसिक सी बातें आप जानते हैं, ठीक है। परमाणु जो इसकी संख्या होती है 17 होती है, 2 8 7, बाहरी कक्ष में इसके 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो संकरण हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ये भी हमें आता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, सह संयोजक बंध बन गया, ठीक है। अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि हाइब्रिडेशन में जनरली कोवेलेंट बॉन्ड को ही काउंट करते हैं, सह संयोजक बंध को ही गिनते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड को यहाँ जनरली नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो बी और सीएल के बीच में देखो यहाँ बॉन्ड बन गया, बी और सीएल के बीच में यहाँ भी बॉन्ड बन गया। अब देखो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, कितने बॉन्ड है इसके पास, 2 बॉन्ड है, ठीक। अब हाइब्रिडेशन के लिए कुछ मेन बात, संकरण के लिए कुछ मेन बात याद कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी आना चाहिए, मेन बात भी समझिएगा, ठीक। हाइब्रिडेशन जब होता है तो ध्यान में रखना, आपको उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है कि आप सिग्मा बॉन्ड को गिन लो और लोन पेयर को गिन लो। बहुत सरल सा फॉर्मूला लिख रहा हूं, डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिनिएगा, संकरण निकल आएगा। देखो हाइब्रिडेशन पहली बात किसका निकलता है, हाइब्रिडेशन निकलता है सेंट्रल एटम का। किसका निकलता है, सेंट्रल, जो केंद्रीय परमाणु होगा उसका निकलेगा, सेंट्रल एटम का निकलेगा। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। सेंट्रल एटम की पहचान कैसे करी जाए, तो ध्यान में रखना सेंट्रल एटम हमेशा कम मात्रा वाला, या मैं बोलूं कम जो मात्रा में प्रेजेंट होगा, कम मात्रा में प्रेजेंट होने वाला परमाणु ही सेंट्रल एटम होगा। जैसे BCl2 में बी कम मात्रा में, B1 है, Cl2 है, तो कम वाला क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। जो केंद्र परमाणु है वो होगा, है ना, जैसे मुख्य परमाणु भी कह सकता हूँ। क्लियर। तो BCl2 में सेंट्रल एटम कौन होगा, बी होगा, क्योंकि बी कम मात्रा में, कम मात्रा वाले को जनरली हम क्या मान लेते हैं, सेंट्रल एटम मान लेते हैं। इन जनरल बता रहा हूँ, कंडीशन हम पढ़ते रहेंगे। तो BeCl2 है। अब जरा देखो यहाँ पे B सेंट्रल एटम है, तो हम सेंट्रल एटम का ही संकरण निकालते हैं। सेंट्रल एटम का क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। बहुत सरल सी बात है, तो संकरण हम सेंट्रल एटम का ही निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। बेरिलियम है, इसके इधर एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, अभी पढ़ा चुका हूं। सिंगल बॉन्ड इसको भी सिग्मा कहेंगे। क्लियर। इसके पास 2 सिग्मा है, क्या इसके पास लोन पेयर या फिर असंयोजित युग्म जोड़ा है, ये एलपी का मतलब है लोन पेयर, असंयोजित युग्म जोड़ा। क्या इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, तो हम कहेंगे ना जी ना, इसके पास लोन पेयर नहीं है, केवल क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 हैं। लोन पेयर कितना है, 0, तो 2 + 0 कितना आ गया, 2। 2 का मतलब हो गया एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल है। देखो 2, 2 का मतलब एक s एक p हो गया 2, ठीक है। तो इसका संकरण कितना आ गया, sp आ गया। चाहे तो आप ऐसे समझ लो, चाहे आप इस मेथड से कर लो। तो BeCl2 अगर देखूं तो उसका संकरण कितना है, sp है। और जिसका संकरण sp होता है वो लीनियर होता है, रैखिक होता है। कैसा होता है, लीनियर रैखिक, मतलब ये एक सरल रेखा में होगा। और आप जानते हैं एक सरल रेखा, ये देखो स्ट्रेट लाइन है ना, सरल रेखा है ना, इसको हम लीनियर कहेंगे। और आप जानते हैं सरल रेखा का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, बंधीय कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो लीनियर है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये बातें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्लियर है। चलिए ऐसे ही मान लीजिए आपसे कहता है बोरोन ट्राइक्लोराइड है, BCl3 है, बताओ इसका संकरण क्या आएगा। तो भैया सिंपल सी बात है, आप जानते हैं यहाँ एक बोरोन होगा जिसके पास p ऑर्बिटल होगा, है ना, यहाँ तो s तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, जल्दी बताएं। बोरोन का कितना होता है, 2p1 होता है। इसका कितना होता है, 3p5 होता है। मतलब यहाँ सारे p ऑर्बिटल है ना। बेसिकली मैं कहूंगा p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे होंगे। तो बोरोन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। देखो बोरोन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब आपस में कंबाइन होंगे। सबसे पहले बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा दिखाई देगा, देखो ऐसे 3 पंखड़ियों वाला ऐसे दिखाई देगा। क्लियर है। और डीप में पढ़ना है तो इसके लिए बीएससी एमएससी वाली जब क्लास आएंगे आप वहां पे पढ़ लीजिएगा, वहां पे आपको और डीप में इसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 फूल पत्तियां हैं, तो तीनों रिप्रेजेंट कर रही है, एक एस और 2 पी को। दैट मींस हाइब्रिडेशन है sp2, या फिर मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ spxpy, है ना। तो हाइब्रिडेशन कितना आया, sp2 आया, संकरण यहाँ पे sp2 आ गया। क्लियर है बात। चलिए अब इसको करने का दूसरा तरीका, बोरोन। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, पहली कक्ष में 2, बाहरी कक्ष में 3 होंगे, ठीक है ना। बाहरी कक्ष में 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बोरोन है,
लिख लो, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं। ऑब्वियस है जो क्लास 12th वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सिंपल सा कांसेप्ट है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हो जाने चाहिए अगर संकरण पे आता है, और मान के चलिए संकरण पे क्वेश्चन आ सकता है ना? इंपॉर्टेंट कांसेप्ट यहाँ पे बनता है। ठीक? तो ऐसे ही यहाँ एक क्लोरीन है, ठीक है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, तो आप जान रहे हैं 3 जगह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब 3 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। 1 सिंगल, 2 सिंगल, 3 सिंगल, 3 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है? 1 बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ठीक? अभी जो रूल देखा उसको जनरली हम ड्रैगो रूल भी कह देते हैं। ड्रैगो रूल भी कहते हैं, और सिंपल से इस रूल के अकॉर्डिंग हम संकरण निकाल लेते हैं। क्या था ड्रैगो रूल? हम गिनते हैं बच्चों सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो 1 2 3, 3 यहाँ सिग्मा बॉन्ड है। क्या बोरोन पे लोन पेयर है? नहीं। लोन पेयर का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो शेयर ना हुआ है ना, जिसने शेयरिंग ना करी, और हम जानते हैं बोरोन के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्लोरीन के साथ शेयर हो चुके हैं, है ना? यहाँ पे कंप्लीटली शेयरिंग हो चुकी है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर यहाँ 0 है। दैट मीन्स का संकरण के लिए जो इसको हम स्टेरिक नंबर भी बोलते हैं, स्टेरिक संख्या, ठीक है? तो इसका स्टेरिक नंबर, स्टेरिक संख्या कितनी आई? 3। 3 का मतलब इसके पास 1 s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है। 1 s 2 p टोटल मिला के इसका स्टेरिक नंबर 3 है। 3 का मतलब sp2। तो बेटा जी BCl3 का जो संकरण आया है वो कितना है? sp2 आया, और जिसका संकरण sp2 आता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है? ट्राइगोनल प्लेनर मतलब तीनों जो ये आपके Cl हैं ये एक ही प्लेन पे, एक ही सतह पे रखे हैं, ठीक है? तो ट्राइगोनल प्लेनर ये आपको देखने को मिलेगा। ट्राइगोनल प्लेनर देखो इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये कैसा है? मान लो पंखा है, देखो पंखा है, इसकी 3 पंखुड़ियाँ, एक पंखुड़ी ये रही, एक पंखुड़ी ये रही, एक पंखुड़ी ये रही, और आप जानते हैं पंखे की 3 पंखुड़ियाँ हवा में एक ही प्लेन पे, एक ही सतह पे, ठीक है, एक ही सतह पे होती हैं। ठीक, तो ये हो गया BCl3। अब जरा अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे बंद एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, बंधीय कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ बॉन्ड एंगल 120 होगा। क्यों होगा? अगर मैं देखो इसको पूरा मिला दूं तो एक गोला बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, और सर्कल को 3 पार्ट में बांटना है। एक वृत्त को 3 पार्ट में आप बांटिए तो एक पार्ट कितना आ जाता है? 120। आप जानते हैं सभी कि एक जो सर्कल होता है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। उसके 3 पार्ट करने हैं तो एक पार्ट कितने का आ जाएगा? 120 डिग्री का। तो मुझे ये बात भी समझ में आती है कि जिसका संकरण sp2 आता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है? और उसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा? 120 डिग्री होगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है? आप मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के बताएंगे AlCl3 क्या इसका हाइब्रिडेशन होगा, क्या इसका संकरण होगा, बताएंगे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का, ठीक है? इसकी शेप बताएंगे, और साथ में मुझे बताएंगे कितना इसका बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है? कितना इसका बॉन्ड एंगल होगा, ये सारी बातें आप मुझे बताएंगे। क्लियर है? चलिए, ऐसे ही अगर कहीं पे हाइब्रिडेशन sp3 है, sp3 संकरण कैसे निकल के आया होगा? तो बेसिक हाइब्रिड ऑर्बिटल आप बना के देखिएगा तो इसके ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हुए नजर आएंगे आपको। देखो 4 पंखुड़ियां ऐसे, ठीक है, जिनकी ऊर्जा सेम होगी, ठीक, इनके फेज सभी के प्लस होंगे, ठीक है, और ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो sp3 संकरित ऑर्बिटल जनरली हमारा कहलाया जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब sp3 हाइब्रिडेशन किसका होता है? तो देख लो, चाहे मीथेन देख लो, CH4 मीथेन। तो हम सभी जानते हैं कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये मुझे नहीं लगता ये ज्यादा डीप वाली बात है, ये इतना तो सभी को पता ही है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है सहसंयोजक बंध, जो डायरेक्ट इस क्लास में आए हैं प्लीज प्रीवियस क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? हमने पढ़ा है पहली क्लास में कि बॉन्ड क्या होता है। तो ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, सिमिलरली ये बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड बन गया, ठीक है? यहाँ पे हमें 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, और चारों कैसे? सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। अब ड्रैगो रूल लगा लीजिए और संकरण निकाल लीजिए, ठीक है? ड्रैगो रूल क्या है? सिंपल है, सिग्मा बॉन्ड पेयर गिनिए और लोन पेयर गिनिए। सिग्मा बॉन्ड कार्बन पे 4 है, कार्बन पे एक भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बचा, दैट मींस ये हो गया 4। 4 का मतलब sp3 इसका संकरण हो गया, और जिसका संकरण sp3 होता है वो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, ठीक है? और यहाँ पे जो बंधीय कोण आता है, बॉन्ड एंगल, ये आता है 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 1 डैश का मतलब है मिनट, 2 डैश का मतलब है सेकंड, ठीक है? तो 109 डिग्री 28 मिनट 30 सेकंड का यहाँ पे बॉन्ड बनता है। ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्लियर टू ऑल? ठीक है? और जिसको देखना है कि टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें जरूर देखिएगा टेट्राहेड्रल शेप किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है? खैर फिलहाल के लिए आप ध्यान में कर सकते हो कि टेट्राहेड्रल का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी बॉन्ड एंगल हैं, सभी बॉन्ड एंगल कितने होंगे? सभी बंधीय कोण 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड के होंगे। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो हमने हाइब्रिडेशन सिंपल वाला पढ़ लिया। कौन कौन सा पढ़ा? हमने हाइब्रिडेशन पढ़ लिया sp, sp2 और sp3।
आगे की क्लास में मैं आपको और भी हाइब्रिडेशन पढ़ाऊँगा। चलिए, आज की क्लास में मैंने बोला था कि मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी एक बार संकरण सिखा देता हूँ, है ना? अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा क्वेश्चन ना फँस जाए। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस जो बंधुता थ्योरी है, ठीक है? संयोजन बंधुता जिसको सिद्धांत कहते हैं। तो संयोजन बंधुता जो सिद्धांत है, इसको जल्दी से देखते हैं, समझते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। तो देखो, सिंपल सी बात है, जैसे आप BeCl2, है ना? बेरिलियम क्लोराइड है, इसका संकरण निकालने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। हालाँकि ये पुराना मेथड हो गया है, जनरली VBT काफ़ी जगह पढ़ाते भी नहीं है। हर जगह जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें सब MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाते हैं, है ना? इसको पुरानी थ्योरी मानकर जनरली इसको अब नहीं पढ़ाया जाता है। बट हाँ, एक बार सीख लेते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैसे हम संकरण निकालते हैं। देखो, सबसे पहले बेरिलियम, जिसका परमाणु संख्या 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और 2s2 होता है, ठीक है? बेरिलियम का जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, तो उसको एक बार ऑर्बिटल वाइज़ बना के भी देखिएगा, ठीक है? 1 मिनट रुक जाइए। ठीक? तो बेरिलियम, जिसका परमाणु संख्या 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2, ठीक है? तो मैं बाहर वाला ऑर्बिटल ले रहा हूँ, 2s ले रहा हूँ, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है 2s के बाद अगला ऑर्बिटल कौन-सा खाली होगा? 2p ऑर्बिटल खाली होगा। अब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर से वही कहूँगा, प्रीवियस क्लास ज़रूर देखिएगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। 2s के बाद खाली ऑर्बिटल कौन-सा होगा? 2p होगा। इसके बाद सबसे पहली बात, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा, निम्न अवस्था में होगा, ठीक? इसके बाद होता क्या है, जब हाइब्रिडेशन होगा, तो बच्चों ये अपनी ऊर्जा को हल्का-सा बढ़ाएगा, एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा। क्लियर है? और जब ये एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा, मतलब इसके 2s और 2p की जो ऊर्जा है लगभग बराबर हो जाएगी, और हमने पढ़ा है जहाँ पे सेम एनर्जी होती है उसको हम डीजेनरेसी बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूँ। और जब भी डीजेनरेसी होती है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे सिंगल-सिंगल भरा जाता है। ठीक है? तो ये आ जाएगा अपनी एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है? इसे हम उच्च अवस्था भी बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अब जरा समझिए, बी पे कितने क्लोरीन जोड़ने हैं? देखो, BeCl2 बनाने जा रहा हूँ, बी पे बेरिलियम पे 2 क्लोरीन जोड़ने हैं, ठीक है? अब आपको पता ही है कि क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वही इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अष्टक पूरा करना है। तो अष्टक पूरा करने के लिए एक बेरिलियम आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे कर देगा। क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देगा। 2 क्लोरीन ना, 1 क्लोरीन यहाँ पे और 1 क्लोरीन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देगा। बहुत सरल सी बात है। क्लियर? अब देखो, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर रहे हैं। तो कितने कर रहे हैं? एक 2s का, एक 2p का। देखो, s और p का। तो हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा? sp। ठीक है? और sp की कहानी बता ही चुका हूँ, जिसका भी हाइब्रिडेशन sp आएगा, वो लीनियर होगा। लीनियर का मतलब 180 डिग्री होगा, और आप बना के भी देख सकते हैं, BeCl2 इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है बात? ऐसे ही चाहे आप BeCl3 देख लो, बोरोन ट्राई क्लोराइड। बोरोन का जल्दी से बताओ, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 होता है। क्लियर? बोरोन है, चलिए बनाइए। ठीक है? मैं इसके बाहरी कक्ष वाले ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, तो 2s और 2p के ले रहा हूँ। ठीक है? 2s हो गया, 2p हो गया। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। कब? जब ये अपनी निम्न अवस्था में है, ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है? इसके बाद बोरॉन अपने आप को एक्साइट करेगा। व्हाई? क्योंकि इसको भैया क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण करना है। और ऑब्वियस बात है, जरा खुद सोच के देखो कि यहाँ पे जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में है, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन खाली है, मतलब ये एक ही क्लोरीन को जोड़ पाएगा। अगर 3 क्लोरीन को जोड़ना है, तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे खाली होने चाहिए। वो कब होंगे? जब ये एक्साइट स्टेट में जाएगा, इसके 2s और 2p की एनर्जी बिल्कुल बराबर हो जाएगी, और जब सेम एनर्जी होती है उसको डीजेनरेसी बोलते हैं। हमने पढ़ा है डीजेनरेसी वाली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को सिंगल-सिंगल भरा जाता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन को सिंगल-सिंगल भरा जाता है। फिर इसके बाद हम बना देंगे BeCl3। BeCl3 कैसे बनेगा? तो जल्दी से देखेंगे, सिंपल सा फंडा है। ठीक है? ये 2s ऑर्बिटल हो गया, ये 2p ऑर्बिटल हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? अब एक क्लोरीन आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ शेयर कर देगा, दूसरा क्लोरीन आएगा, यहाँ शेयर कर देगा, तीसरा क्लोरीन आएगा, यहाँ शेयर कर देगा। अब देखो कितने ऑर्बिटल यूज़ हुए हैं? s का 1 ऑर्बिटल, p के 2 ऑर्बिटल। देखो, 2s का 1 ऑर्बिटल, 2p के 2 ऑर्बिटल, तो संकरण कितना आ जाएगा? sp2। sp2 का मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, है ना? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कितना होता है यहाँ? 120, 120। तो देखो, बोरोन है, 1 क्लोरीन ये रहा, 1 क्लोरीन ये रहा, 1 क्लोरीन ये रहा। किसी भी मेथड से कर लो, संकरण इजीली निकल जाएगा। ठीक है? संकरण इजीली निकल जाएगा। और भी संकरण निकालने के फॉर्मूले हैं। ठीक है? संकरण निकालने के और भी फॉर्मूले हैं, बट मैं आपको भैया एग्जाम में ये नहीं पूछाएगा कि इस मेथड से निकालो। आपको सिंपल बोलेगा कि भैया इसका संकरण क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा। ठीक है? अब घर के लिए होमवर्क है, AlCl3 का संकरण निकाल के बताएंगे। साथ में AlCl4 माइनस इसका भी संकरण निकाल के बताएंगे। ऐसे ही CCl4 इसका संकरण निकाल के बताएंगे, और जो लोग यहीं पे इसको डायरेक्ट बता देंगे, उसका आंसर जो है कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है? तो आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, वाइंड अप करता हूँ।
और किसी का कोई डाउट बनता है तो प्लीज़ डाउट पूछिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको क्लासरूम कोर्स के बारे में बता चुका हूँ, मात्र ₹99 में कोर्स है। और हाँ, पहली क्लास के लिए मैंने आपको एक चीज़ और बोली है कि पहली क्लास में जो गलती से मैंने न्यूट्रॉन को लिख दिया नेगेटिव, इसको प्लीज़ ठीक कर दीजिएगा। एक बच्चे ने बताया कि सर न्यूट्रॉन पे जो है नेगेटिव चार्ज नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, मैंने उसके ऊपर न्यूट्रॉन के ऊपर ऐसे करके 0 भी लिखा है, दैट मीन्स वो न्यूट्रल है, बट वो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में कई बार वर्ड्स जो होते हैं माइंड से कई बार स्लिप हो जाते हैं, ठीक है ना? कई बार ऐसा होता है पढ़ाते-पढ़ाते भी दिमाग में और भी थॉट्स आते हैं कि और अच्छा कैसे पढ़ाएँ, है ना? कि और कैसे जो है विजुअलाइज़ेशन अच्छे से करें, तो आई थिंक उसके चक्कर में ये थोड़ा स्लिप ओवर हो गया होगा, बट ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है ना? न्यूट्रॉन वर्ड बना ही न्यूट्रल से, उदासीन होता है, इसपे कोई चार्ज नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, ठीक? थैंक यू एंड बाय-बाय, टेक केयर।